सो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फिर से हम एसबीआई क्लर्क मेंस की सीरीज़ पे काम कर रहे होंगे। हमारी ये क्लास 5 है और जो पिछली 4 क्लास है मैंने काफ़ी सारा कंटेंट आपको करवा रखा है। भले ही मेरे एक सेशन में क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल जो होता है एग्ज़ाम लेवल रिलेवेंट होता है। ठीक है, आप उन्हें कर लेना तो आपको अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। और मैं आपको सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें हैं। तो आज क्या है हमारे कंटेंट में, चलो देख लेते हैं यार। ठीक है, पहले तो सबसे पहले भाई आज का कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, आज मैंने रखे क्वांट्स के 4 मेंस के नंबर सीरीज़। भाई 4 नंबर पक्के आज आपके। ठीक है, क्योंकि पिछले साल हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। तो एग्जैक्ट लेवल रीजनिंग मैंने एक पजल रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, पजल है। और इंग्लिश का मैंने एक डबल फ्लर्स रखे हैं 5 नंबर के। तो आपके 4-5 नंबर तो वही फिक्स हो गए। ठीक है, पिछली क्लास भी एक बार कर लेना, तो वहाँ पे मैंने अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चंस करवा रखे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा कुछ फालतू का 3-5 नहीं करवाया, जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ वही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं आगे यार। तो भाई पहला क्वेश्चन है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। आप लोग पॉज करके इसको ट्राई करोगे, देन आप इसकी अप्रोच देखोगे। ठीक है। ओके, क्या क्या बोलता है कि एक नंबर सीरीज दी गई है सर आपको, जिसमें एक मिशिंग टर्म है A+54। आपने देखा होगा जो प्रीलिम्स में होती हैं वो काफ़ी नॉर्मली लिखी होती हैं। ठीक है, प्री में, लेकिन मेंस में थोड़ी सी वो लॉजिकल हो जाती है। थोड़ा उनमें और डेटा डाल दिया, कुछ बाय एक ही वैल्यू निकलवा ली, तो ऐसा थोड़ा कैटेगरीज मिल जाती है आपको मेंस की परीक्षा में। अच्छा, तो अपन क्या करेंगे इसमें, इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, चलो देखते हैं यार। जैसे यहाँ पे लिखा है 14, 22, 49, 113 और 238। इनका डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो 8 का डिफरेंस, ठीक है, 8 का डिफरेंस 9 2 7 27, इनका 51 और 13 64, 8 में से 3 गए 5, 23 में से 1 गए 12। तो ये क्या चल रहा है भाई, क्यूब रूट चल रहे हैं भाई। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगला क्या होगा भाई, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 238 और 216 आप ऐड कर दोगे तो कितने जाएंगे, 240 और 14 254। जे बराबर है A+54 के। तो ए की वैल्यू 200। ठीक है, आप सोच रहे हो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है भाई, तो भाई ये अप्रोच आपको सीखना है आपने, क्योंकि आप मेंस परीक्षा के लिए जा रहे हो। इतना भी नहीं कि आपको बहुत, हाँ टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बहुत आराम आराम से करना है। नहीं, थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करना है आपको, जो सीखना है जल्दी जल्दी करने का। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 200 आ गई। ठीक है, आपने अप्रोच देखी कैसे किया मैंने। अब हमने निकालना है बाई की वैल्यू। तो उसने बाई की पूछी है, तो 200 की जगह ए रखेंगे, -5 बाई बराबर, तो यहाँ पे भी 200 लिखा है। ठीक है। हाँ, तो ये तो कट जाएगा भाई, ये तो गलत लिखा हुआ है यार। एक सेकंड, यहाँ पे 200 नहीं आएगा भाई, सॉरी सॉरी। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये गलत लिखा हुआ है, एडिट टाइपिंग एरर है। ये 400 होगा। ठीक है, 400 होगा। तो एक की जगह कितना आएगा भाई, 200 आएगा, क्योंकि एक की वैल्यू 200 आई थी। -5 बाई बराबर 400। ठीक है, वो टाइपिंग इशू था, कोई चिंता वाली बात नहीं, हो जाता है भाई, इंसान इंसान ही करते हैं भाई टाइप। ठीक है, तो तो अभी फिर गलत होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरर हुआ है इस क्वेश्चन में यार। तो यहाँ पे प्लस होगा यार भाई, सॉरी यार, माफ़ करना, टाइपिंग इशू है यार, ये बनाने वाले से थोड़ी गलती हुई है, सॉरी है ना। यहाँ +5 बाय था जे, मेरे को पता है। ठीक है, तो 200 इसमें से आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 200 आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या इशू हुआ है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको काट देना, कुछ नहीं है, A-5 बाय बराबर 400 कर लेना इस कंडीशन को, बस इतना इशू है और कोई इशू नहीं है। ए की वैल्यू 200, 200 आप इसमें से घटा दोगे तो 5 वाई की वैल्यू 200 आ जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू 40 आ जाएगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं मिलेगा। वो तो यहाँ पे थोड़ी हमसे गलती हुई है, तो उसके लिए भाई माफ़ी है यार। ठीक है, नो इशू। आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी है ना। चलते हैं आगे। जो ये हिंदी में दिया हुआ है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जितने हिंदी मीडियम मीडियम वाले मेरे भाई बहन हैं।
तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे बोलते हैं कि आपको एक रॉन्ग नंबर दिया गया है, मतलब एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ दी गई है, एक सीरीज़ दी गई है, उसमें एक रॉन्ग नंबर है। जो रॉन्ग नंबर है उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए इज़ द रॉन्ग नंबर और बी इज़ द करेक्ट नंबर जो रिप्लेस करेगा ए को, ठीक है। ए आपका करेक्टर, एक आपका रॉन्ग वाला है, बी आपका करेक्ट वाला है, तो हमको जो फाइंड करना है हमने, ठीक है जी। तो लगाते हैं डिफरेंस, देखो 22, 33, 46, 65, 82, 105। अब हमने इसका डिफरेंस देखना है, तो रंग चेंज कर लिया मैंने। 11, 13, 15 में 6 गए 9, 5 में 4 गए 19, 12 में 5 गए 17 और जो गए 18 और 5 23। तो देख रहे हो आप वहाँ पे, यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहे हैं। अरे भाई, प्राइम नंबर्स का झोल चल रहा है। 11, 13, यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 23 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे 17 आना चाहिए। 17 फिर 19 फिर 23, प्राइम नंबर की सीरीज़ फॉलो हो जाती, ठीक है। तो 46 में मैं कितने जोड़ दूँ कि मेरे मतलब 17 जोड़ दूँगा ना मैं, है ना। तो 46 में 17 जोड़ दूँगा मैं, तो कितना आएगा, 50 और 13 63 आएगा। क्या आएगा सर, 63 आएगा। 63 क्या है, मेरा करेक्ट टर्म है, ठीक है। 63 करेक्ट टर्म है, तो 65 इसकी जगह रॉन्ग था, यहाँ पे 65 रॉन्ग था, 65 आपका गलत था, यानी 65 की वैल्यू क्या जाएगी ए, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 63 आ जाएगी, 63, ठीक है। ए रॉन्ग टर्म था और बी आपका करेक्ट टर्म था, जो कि रिप्लेस करेगा 65 को। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। कहता है ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, करेक्ट है पहला। जो ए प्लस 35 है वो एक स्क्वायर है कोई नंबर का, ए में आप 35 जोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 110 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा 110 का स्क्वायर होता है, तो वो भी सही है। बोल रहा है कि ए की वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 26, तो भाई ये गलत है, क्योंकि 65 हालांकि 13 का मल्टीपल है और 13 का मल्टीपल 26 भी है, तो आप ऐसा मत कर देना। मल्टीपल होता है जब पूरा पूरा कटता है, तो 26 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा ना ये, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा ये, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको 3-4 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे, बस आप अप्रोच सीखो आप तो बस, ठीक है ना। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए जी। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मैंने आपको सीरीज़ दी है, उसमें एक टर्म रॉन्ग है और एक टर्म मिसिंग है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से, ठीक है। मिसिंग टर्म जेड है और इसमें एक कोई रॉन्ग टर्म है, ओके। फिर उसके ऊपर क्वेश्चन है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे जी। इसके लिए मैंने आगे एक स्लाइड ली हुई है, तो मैं उस पर आपको बता देता हूँ। अपना क्वेश्चन क्या था, 0.5 था, 5 था और 60 था। इसे फिर से अच्छे से लिखूँ क्या मैं, 0.5, 5, 60, 480 और क्या था, 2880, 2880 और अगला था 11520, 11520 जो नेक्स्ट टर्म है कॉमा के बाद। इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है हमें वो चेक करना है। अब देखो आप इसमें डिफरेंस लगेगा नहीं, क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम गुणा भाग चेक कर देते हैं, तो जब आप देखोगे तो इंटू 10 हो रहा है, ठीक है। जे देखोगे तो आप 12 पंजे 60 हो रहा है, अच्छा। जे 6 अट्ठे 480 हो रहा है। इससे आप देखोगे तो लगभग लगभग कितना जाएगा, 48 का 3 गुना 144 होता है, 48 का 6 गुना 288 होता है, तो ये 6 गुना जाएगा, 6 गुना हो जाएगा जी, ठीक है। 2880 से 11520 जाएंगे तो कितना होगा, लगभग लगभग आप देखो 28 चौका 112 होता है, तो 112 और 8 चौका 320, 112 320 520, तो जो आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। तो मतलब आगे 2 गुना होगा, तो जी सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8, तो ये 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ 12 आएगा, तो जो उल्टा लिखे हुए हैं, ठीक है, उल्टा लिखे हैं। तो यहाँ पे इंटू मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, 1 मिनट।
यहाँ पे आएगा 12, यहाँ आएगा 10, करेक्ट जो टर्म होगा। तो 12 पंजे 60, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, जहाँ 6 आएगा और 6 का 10 गुना करोगे तो अब 60 हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या था, 5 था ना। रॉन्ग टर्म क्या था, जो रॉन्ग टर्म था वो था 5, जो रॉन्ग टर्म था वो था 5। और उसको देखना है कि इसमें जो फिलिंदा ब्लैंक्स है वो क्या फिल होगा। अपन हमने देखा था यहाँ पे 6 गुना था, यहाँ पे 4 गुना था, तो अगला 2 गुना होगा। अगला मैं अगली साइड में बता देता हूँ भाई। अगला 2 गुना होगा, तो 11520 का 2 गुना आप कर दो 40, 230, 2323,040। तो ये है जेड की वैल्यू, ये है जेड की वैल्यू। तो हमारा पास जो पूरा डेटा आया है जेड की वैल्यू ये आई है। ओके, इस पर क्वेश्चन है। क्वांटिटी 1, फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म 5 था। ठीक है, रॉन्ग टर्म 5 था। इसको यार, तो रॉन्ग टर्म 5 था। ठीक है, रॉन्ग टर्म 5 था, जो हो गया। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ जेड एंड 23020। तो 23,040 और 23,020 का डिफरेंस 20 होगा। तो क्वांटिटी 1 5, क्वांटिटी 2 20 है। तो बड़ी कौन सी है, क्वांटिटी 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब एक जो सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पे 2 सीरीज़ दी गई हैं, तो उनमें कुछ डेटा है एक्स और बाय जेड, इनको ही हमको फिगर आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पूरा। 12 यहाँ पे था, एक्स था शायद, फिर 16 था, फिर 48, फिर 184 और 860, 184 और 860। ठीक है, ऐसे अब करना है हमको। तो आप जो देखोगे, ये 16 तियाँ 48 गुणा 3 गुना हो रहा है, लगभग लगभग 3 गुना ही है पूरा, लेकिन आगे नहीं हो रहा ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं, 16 का 2.5 गुना अगर हम कर दें, 16 का 2.5 गुना कितना होता है, 40। 16 का 2.5 गुना होता है 40। ठीक है, 5/2, 8×5 = 40। उसमें 8 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। तो जो लगभग लगभग जो 3.5 गुना होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, 48 का 3.5 गुना कैसे कितना होगा, 48 का 3.5 गुना 60/2, 24 7 168। 168 में 184 जोड़ने के लिए कितना चाहिए होंगे हमको, 12 और 4 16। बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे हुआ है +16। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए इंटू 4.5 + 32, मतलब इंटू 2.5 इंटू ऐसे 0.5 पे चलता जा रहा है, और +8 का मल्टीपल चल रहा है, 8 16 32, इसका 2 गुना होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो आइडियली यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 1.5, है ना। मैं मिटा के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे होना चाहिए जो है, हाँ, इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ पे +4, यहाँ होना चाहिए 0.5 + 2। तो 12 का आधा करूँगा 6, और 6 और 2 8। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है, एक्स का मान 8 आ गया। नाइस। अब अगली वाली चेक करें, अगली वाली चेक कर लेते हैं। इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। क्या था भाई, डेटा डेटा देख लेते हैं एक बार। 126 191 201 बाय 126 191 201, और फिर शायद 210 और जेड। सही है। इनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कोई इंक्रीज तो हो नहीं रहे हैं। जो जेड है, ठीक है, तो जो कितना आएगा, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 2 गए 6 65, जे 1 में से 1 गए 0, 10 में से 9 गया 1, जी यहाँ पे 9 सिंपल। तो देख रहे हो आप क्या है, जी 4 का क्यूब प्लस 1 है, जी 2 का जो शायद 3 का 2 का क्यूब तो होगा नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, जो 2 का क्यूब, हाँ अब बैठ गया, 2 का क्यूब प्लस 1 है देखो।
तो मामला ये चल रहा है, जो 2 का क्यूब प्लस 1 है, तो अगर ऐसे ही चल रहा है 4 का क्यूब 1 प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए आइडियली, इसको अगर यहाँ है तो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26 होगा। 26 इसमें से घटेगा क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, तो बाई की वैल्यू 120 आ जाएगी सर, क्योंकि इसमें से घट जाएगा 100 आ जाएगी, सॉरी बाई की वैल्यू 100 आएगी, ठीक है। बाई की वैल्यू 100 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 3 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 210 में आप जब 2 जोड़ोगे तो जेड की वैल्यू 212 हो जाएगी, ठीक है। आ गया पूरा डेटा। बाई की वैल्यू 100, जेड का मान 212, तो जम पे आ चुका है पूरा डेटा, ठीक है। अब 40x यानी कि 320 माइनस बाय प्लस जेड का आधा, जेड का आधा 212 का आधा 106, 106 हो जाएंगे अंदर, फिर से कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 320 था, x बाय की वैल्यू 100 थी, जेड की वैल्यू 212 थी, तो 106, तो जो हो जाएंगे कितने, 206 माइनस 320 यानी कि 20 में 6 गए 14, 3 में से 2 गए 1, 114 आंसर, 114 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट है। चलें आगे, चलो जी। तो जे डी आई है, सॉरी पज़ल है, जे 2000, मेरे को ऐसा याद है 2021 में पूछी गई थी भाई ये पज़ल, तो आपको मैं क्लियरली बता दूँ 2021 वाली पज़ल है, ऐसे क्लिक मेंस में आ रखी थी। और इस पर जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो 3 क्वेश्चन भी भाई कम नहीं होते, आप 3 नंबर निकाल पा रहे हो एक पज़ल से, ठीक है। तो 3 नंबर की पज़ल है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है ऐसी पजल। अगर आप लेंदी पजल नहीं बना पा रहे हो तो आप यहाँ से नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जगह तो है नहीं है भाई करने के लिए, जगह यहाँ पे दी नहीं गई है, तो क्या करें, हमने जो पीछे जगह थी हम वहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। पीछे जो जगह थी वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करना भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो आप पहले से एक काम करो, आप एक बार पॉज करके रख लो और मैं सॉल्व करूँगा तो आप वहाँ समझ लेना। मेरी एक बात मानो, आप पॉज करके एक बार रख लो और देखते जाना और सॉल्व करते जाना, ठीक है। हिंदी में भी लिखी हुई है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं दी गई है, गलती हो गई भाई। तो पीछे सॉल्व करूँगा, यहाँ से देख देख के करूँगा, तो कोई इशू नहीं है। पहले से पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना पॉज करके। क्या बोला कि 7 व्यक्ति हैं, वो डिफरेंट कलर लाइक करते हैं और 3 सिटी जाते हैं, तो ये कैटेगरी वाली पजल है। 3 सिटी जाते हैं, पुणे, गुरुग्राम एंड चंडीगढ़। अच्छा, और उन एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 3% गो टू अ सिटी, मतलब या तो एक तो कम से कम जाना चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे एक सिटी को, ठीक है। तो ये वाली पजल है, तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम पे जगह थी ना, यहाँ पे, हाँ, यहाँ हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो क्या था भाई, पुणे गुरुग्राम, हम पे था पुणे, पुणे था, गुरुग्राम था और आपका चंडीगढ़ था, आई थिंक चंडीगढ़, ठीक है। ऐसा आपको डेटा दे रखा था, जो दिख रहा है ना भाई क्लियरली, ये पुणे है, ठीक है। कंडीशन क्या क्या दी गई है, कह रहा है कि यहाँ से है, ठीक है। जी नीदर गोज टू पुणे नॉर विद द वन हु लाइक बाइट, ठीक है। जी ना तो पुणे जाता है, नो ना उसके साथ जाता है जो बाइट लाइक करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, जी यहाँ नहीं जाएगा और जी उसके साथ नहीं जाएगा जो वाइट लाइक करता है। जी यहाँ पे मैं जगह लेना पड़ेगी यार भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट चाहिए आपसे, ठीक है। जी उसके साथ नहीं जाता जो पुणे लाइक करता है, तो मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे उसने बोला है कि बी ना तो जी के साथ जाता है ना पुणे जाता है। अब देख रहे हो आप, बी ना तो जी के साथ जाता है ना पुणे जाता है, तो बी भी यहाँ नहीं जाता और बी जी के साथ नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, मतलब बी और जी इन दोनों में से कहीं जाएंगे, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में से।
तो एक बार बी यहाँ ले लो, एक बार जी यहाँ ले लो, एक बार जी यहाँ ले लो, एक बार आप बी यहाँ ले लो, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और उसने बोला था कि जे तो एक सेकेंड बहुत गलती कर रहा हूँ मैं आज। यहाँ पे वाइट था यार, ठीक है, ऐसा था। उसने आगे बोला है कि ए उसके साथ जाता है जो वाइट लाइक करता है, बट बी के साथ नहीं जाता। अच्छा, ए वाइट के साथ जाता है और जो बी और जी दोनों वाइट के साथ नहीं जाते। बी और जी दोनों वाइट के साथ नहीं जाते और ए वाइट के साथ जाता है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब उसने क्या बोला, ए वाइट के साथ जाता है, तो ए मेरा यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी और जी तो लाइक करती नहीं है, मतलब उसके साथ जाती ही नहीं है वाइट वाले के साथ। तो ए दोनों केस में यहाँ जाएगा। ए के साथ वाइट वाला बंदा आ जाएगा, ए के साथ जो है वाइट वाला बंदा आ जाएगा, ए के साथ वाइट वाला जगह कम है। ए के साथ वाइट वाला आ जाएगा, ठीक है, ओके। आगे उसने बोला है कि आर गोज़ ओनली विद द वन हु लाइक ब्लू बट नॉट गो चंडीगढ़, ना ए के साथ जाता है। मतलब बोला है कि आर केवल उस व्यक्ति के साथ जाता है जो ब्लू लाइक करता है, और आर चंडीगढ़ और नहीं जाता और ए के साथ नहीं जाता। तो आर यहाँ नहीं जाता चंडीगढ़ में, आर यहाँ से कैंसिल आउट। और आर जो है ए के साथ नहीं जाता, तो और आर एक व्यक्ति के साथ जाता है वो जो ब्लू लाइक करता है, तो आर यहाँ जाएगा, आर यहाँ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे केवल दो लोग जाएंगे, ठीक है, बी और आर या फिर जी और आर। और आर उसके साथ जाता है जो ब्लू लाइक करता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जे ब्लू के वाले के साथ जाता है आर। तो जी और बी में से कोई एक ब्लू लाइक कर रहा होगा, ठीक है। मैं आपको फाइनल लिख के दे दूंगा एंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना। बी और जी में से एक जो है ब्लू लाइक करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। उसने बोला कि जो रेड और ग्रे है ना वो साथ में जाते हैं लेकिन चंडीगढ़ नहीं जाते। रेड और ग्रे साथ में जाते हैं लेकिन चंडीगढ़ नहीं जाते। तो रेड और ग्रे यहाँ तो आ नहीं सकते गुरुग्राम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू ऑलरेडी है। तो रेड और ग्रे चंडीगढ़ जाएंगे, तो रेड और ग्रे यहीं आएंगे इस केस में, ठीक है, इस केस में यहीं आएंगे रेड और ग्रे। तो आपका जो रेड और ग्रे वाला जो केस बनेगा वो यहाँ आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 लोग आएंगे, तो यहाँ 2 लोग आएंगे, तो 3 और 2 5, क्योंकि 3 से ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, तो 2 लोग यहाँ आएंगे। इतना क्लियर है यार मेरे हिसाब से, इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर 3 लोग आएंगे पुणे में, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग आएंगे। इससे मैं क्या बोलता हूँ, एक बार दोबारा बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह इशू कम हो रहा है, ठीक है। एक बार कोऑपरेट करना आप, ऐसे दोबारा बना लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा मेरे को, पुणे वाले के लिए थोड़ी जगह देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था ही, मैं बता देता हूँ, मेरे को याद है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। पुणे यहाँ था, चंडीगढ़ आपका यहाँ था, और आपका चंडीगढ़ मैंने जगह शिफ्ट कर दी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ यहाँ कर दिया मैंने और गुरुग्राम यहाँ कर दिया, क्योंकि जगह के हिसाब से इशू हो रहा था इसलिए। ऐसा ऐसा कुछ था ऐसा कुछ था। और जहाँ तक मेरे को याद है, गुरुग्राम में जो थे आर और बी थे, गुरुग्राम में आपके आर और बी थे, ठीक है। आर था आपका और बी था, या फिर आर और जी था, या तो फिर जे ब्लू लाइक करता था या फिर जे ब्लू लाइक करता है, ऐसा कुछ था सीन, ठीक है। और आपका ए आपका कहाँ था, ए आपका पुणे में था, ठीक है। पुणे में जगह की इशू रही थी ना, ए आपका पुणे में था, और वो उसके साथ था जो वाइट लाइक करता है। ए आपका पुणे वाले के साथ था जो वाइट लाइक करता है, ठीक है, ऐसा था। और 2 लोग यहाँ पे फिक्स हो गए थे, बस इतना हमारा बना था। इसके बाद हम बनाते हैं आगे, ठीक है, तो हमारा फिक्स बन चुका था। उसमें तो रेड और ग्रे साथ में जाएंगे, ठीक है, इसको तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बोला था एम और एस साथ में,
उसने बोला था कि एम और एस साथ में जाते हैं लेकिन ग्रे लाइक नहीं करते, तो एम और एस की जगह कहाँ आएगी भाई? यहाँ तो आ नहीं सकती। ठीक है, एम और एस चंडीगढ़ में तो आ नहीं सकते, चंडीगढ़ में तो आ नहीं सकते एम और एस। क्यों नहीं नहीं आ सकते? चंडीगढ़ में आ सकते हैं। आ, आपके गुरुग्राम में नहीं आ सकते एम और एस, ऐसा था। हाँ, दो पॉसिबिलिटी हैं अभी भी इसकी। बोलता है कि के लाइक्स येलो बट डजंट गो विद द वन हु लाइक ग्रीन। के येलो लाइक करता है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे हमको पता है भाई ग्रे वाले और वो जो यहीं आएंगे, क्योंकि उसने बताया वो साथ में आएंगे दोनों। कौन से? ग्रे और आपका रेड। कुछ इशू हो रहा है क्या इसमें? एक सेकेंड यार, मैंने कुछ लाइन मिस करी है। ए गोज विद द वन हु लाइक वाइट, बी आर गोज। ठीक है ठीक है ठीक है, चंडीगढ़ नहीं, रेड और के साथ में जाते हैं लेकिन चंडीगढ़ नहीं जाते। ओके, अच्छा जे लाइन थी यार, हाँ जे मिस हो रही थी। देखो द वन हु लाइक, पजल में बहुत मिस्टेक होती है मेरे से आजकल। जो रेड और ग्रे लाइक करते हैं वो साथ में नहीं जाते, हाँ साथ में जाते हैं लेकिन चंडीगढ़ नहीं जाते, जे लाइन थी। तो रेड और ग्रे ऑब्वियसली पुणे में ही आएंगे, अब कंफर्म हो चुका है, रेड और ग्रे यहीं आएंगे। ठीक है, रेड और ग्रे यहीं आएंगे, रेड और ग्रे यहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर वो जो येलो वाला कौन था? हाँ, के येलो वाला यहाँ आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के यहीं आ जाएगा आपका येलो, के आपका यहाँ आ जाएगा येलो। यहाँ पे दो लोग आएंगे और एक कोई और होगा, एक व्यक्ति। ठीक है, उसमें होता है एम और एस साथ में जाएंगे। ठीक है, तो एम एम और एस तो यहीं जाएंगे, एम और एस यहीं जाएंगे। कोई इससे रिलेटेड लाइन है एम एम से रिलेटेड? देखो एक नीचे लाइन दी गई कि एम जो है पिंक लाइट वाइट लाइनिंग लाइक नहीं करता, नीचे लाइन दी गई है। एम मेरा फटाक से हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, एम एस और ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। ओके, उसने बोला था कि रेड और ग्रे साथ में जाएंगे लेकिन एम और एस लाइक नहीं करते थे रेड और ग्रे, तो ग्रे ऑब्वियसली ए लाइक करेगा, ग्रे ए लाइक कर लेगा, और रेड यहाँ आ जाएगा एम पे, रेड एम पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पीछे जाते हैं थोड़ा, उसने बोला था कि हाँ जो के लाइक्स येलो बट डजंट गो विद द वन लाइक ग्रीन। के ग्रीन के साथ नहीं जाता, जे भी क्लियर है। तो ग्रीन कहाँ आ जाएगा सर? ग्रीन यहाँ आ जाएगा आर पे, ग्रीन यहाँ आ जाएगा, जो ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला था कि जो बी पिंक लाइक नहीं करता, बी पिंक लाइक नहीं करता, तो बी का इशू हो रहा था, है ना? हाँ हाँ, बी 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 बी। अगर मैं देखो बी यहाँ रख दूंगा, देखो आप देखो, अब क्लियर है। अगर मैं बी यहाँ रख दूंगा तो पिंक वाला बंदा होगा ही नहीं, क्योंकि बी पिंक लाइक करते नहीं, तो जे वाला केस गलत हो जाएगा। पिंक जे लाइक कर लेगा, ठीक है, जो के साथ है। ठीक है, के साथ फिर जी बच जाएगा ऑब्वियसली, तो जे हो जाएगा मेरा, जी फाइनल हो गया। क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ बी अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो पिंक यहीं आएगा और बी पिंक लाइक करता नहीं है, तो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, तो ये कंडीशन बच जाएगी मेरी। एक बार आप खुद सॉल्व करके देखना भाई, ठीक है। बाकी मैंने आपको अपनी साइड से बता दिया है, और ये 3 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। इसका आप क्वेश्चन हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैंने यहाँ पे एक फाइनल सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप इस बार वेरीफाई कर लेना। चलें आगे इंग्लिश पे। इंग्लिश के काफ़ी अच्छे दमदार क्वेश्चन हैं, 5 नंबर आपके पक्के यहाँ से। तो ये फ्लिंदा ब्लैंक्स से डबल फ्लिंदा ब्लैंक्स आते हैं आजकल मेंस एग्जाम में, खासकर एसवी क्लर्क मेंस में और आईपीएस क्लर्क मेंस में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको समझना। कैसे हम इसे करेंगे, कैसे हम एलिमिनेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, कैसे हम बुकैप से खेलते हैं, तो वो सब आप देखोगे आज। उसने वो लिखा है कि द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब वो होता है कि कोई अवधारणा, मतलब साइंटिस्ट ने कुछ अपने विचार या उसकी अवधारणा, कुछ उसका समझ रहे हो, उसका कोई मत, उसकी कोई अपना ऑब्जेक्शन रख रहा है, ऐसा कुछ। तो जो साइंटिस्ट का जो कुछ हाइपोथेसिस थी, मतलब उसकी कोई एक उसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सजेशन होगा, सजेशन भी बोल सकते हैं इसको। साइंटिस्ट का सजेशन था वॉज इनिशियली डैश, उसको डैश देखा जा रहा था एज मर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब उसे कोई नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है कि जो साइंटिस्ट का जो हाइपोथेसिस थी यानी उसके जो कुछ सजेशन थे, उसको एक मतलब डाउटफुल में वे में देखा गया। लेकिन अब यहाँ पे से कुछ पॉजिटिव बात आएगी, क्योंकि बट लगा हुआ है।
बट सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज प्रोवाइडेड डैश एविडेंस सपोर्टिंग इट्स वैलिडिटी। लेकिन क्या हुआ, सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, तो ये प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइडेड हुआ कुछ, जिससे क्या हुआ, उसकी जो वैलिडिटी थी वो सपोर्ट हो गई। मतलब फिर बाद, पहले साइंटिस्ट के जो हाइपोथेसिस थी उसको पहले नकारा गया, लेकिन बाद में उसको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगा, यहाँ पे सर पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है, तो इसमें खेलना है हमको नेगेटिव पॉजिटिव में। तो पहले देखते हैं एंडोर्स। अपन ऑप्शन बी से शुरू करेंगे। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो भाई सपोर्ट तो पॉजिटिव टर्म है, पहले तो आएगा नहीं। ड्यूबियस का मतलब होता है वैसे कोई चीज़ डाउटफुल है, तो ये उल्टे लिखे हुए हैं, अगर ये ऐसे लिखे होते हैं तो इधर उधर तो सही होते हैं। हाँ, यहाँ जो सही है, नेगलेक्टेड सही है, उसको नेगलेक्ट किया गया पहले। एम्बिग्युअस, इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन बाद में सपोर्ट किया गया तो पॉजिटिव है, जे भी गया। लॉर्डेड मतलब तारीफ़ की गई, पहले तारीफ़ नहीं की गई थी, गलत है। मिस इंटरप्रेटेड किया गया था, हाँ ये सही है। और मिस इंटरप्रेट मतलब कोई चीज़ गलत तरीके से देखी गई थी, मिस इंटरप्रेटेड की गई थी, तो वो सही है। नेग्लिजिबल दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चीज़ चाहिए, तो जो करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग देख लो आप। देखो, डिसमिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ नकारी गई, ठीक है, ये तो क्लियर है। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा रिफ्यूट, एक वर्ड होता है रिफ्यूटेबल, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को आप डिनाई कर दो, यानी कि मना कर दो। उसको आप कोई, किसी ने आपसे परमिशन मानी है, लेकिन आपने उसे रिफ्यूटेबल कर दिया, यानी उसे डिनाई कर दिया। रिफ्यूटेबल का मतलब होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, इसका अपोजिट वर्ड है रिफ्यूटेबल। ठीक है, तो वही यूज़ किया गया है पॉजिटिव टर्म में, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिज स्पीच दो डैश इन टोन कंटेंट सटल डैश दैट हिंटेड एट हिज अंडरलाइंग डिससेटिस्फेक्शन। मतलब उसकी जो स्पीच थी, कोई मान के चलो स्पीच दे रहा है, तो जो दो पढ़ लिखा है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। मतलब यद्यपि ऐसी थी टोन में, लेकिन कंटेंट करती सटल, मतलब होता है नेगेटिव टर्म है। कुछ सटल मतलब होता है हिडन चीज़ जो दिखती नहीं है, जो हिंट कर रही थी कि उसका कोई अंडरलाइन सेटिस्फेक्शन है। मान के चलो एक नेता है, मतलब एक कोई नेता छोड़ो, कोई व्यक्ति है, कुछ बोल अच्छा बोल रहा है, लेकिन आपको ऐसा समझ में आ रहा है इनडायरेक्टली कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो उसके लिए डिससेटिस्फेक्शन है उसके मन में। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके विचारों से, उसकी बातों से समझ में आ रहा है वो चीज़, आपको वो हिंट दे रही है। ठीक है, तो ये सेंस है। तो पहला तो भाई पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा होगा आपका नेगेटिव होगा, जो टोन वाला खेल है। वेहीमेंट, वेहीमेंट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एकदम पावरफुल, तो ये सही बैठ रहा है। प्लेटिट्यूड्स का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब बहुत कम है, तुच्छ है यार, ऐसा कोई सेंस होता है, तो जो गलत हो जाएगा पहला। सेकंड, सेकंड कंसाइलेटर का मतलब होता है कि कोई चीज़ मैच कर रही है, मतलब कोई चीज़ कंसाइल कर रही है, या फिर मतलब कंसाइलेटर का एक मीनिंग भी जो होता है कि कोई चीज़ जैसे आपस में बिखरी हुई है तो उसको जोड़ना, मतलब उसकी जो स्पीच थी काफ़ी अच्छी थी, मजबूत थी, जोड़ रही थी, ऐसा दो का सेंस है ना, पॉजिटिव सेंस है यहाँ पे पहला। तो कंसाइलिटी सही है कि काफ़ी सही थी। लेकिन सटल रिवक्स, रिवक्स मतलब होता है कोई चीज़ इनडायरेक्ट वे में दर्शा रही है, नेगेटिव चीज़ रिवक्स कर रही है, रिवक कर रही है, वो दिखा रही है कि उसके अंदर एक अंडरलाइन डिससेटिस्फैक्शन है, तो ये बिल्कुल सही है बी। तीसरा बॉम्बास्टिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा भर भर के, तो भाई ऐसा कोई सेंस नहीं है। इंसिपिड का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब स्वाद नहीं है जिस चीज़ में। और क्रिटिक्स, ये बिल्कुल गलत है भाई, कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे इंसिपिड का, तो पहले में। एवरेसिव का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ पावरफुल है, नहीं नहीं, एवरेसिव तो नेगेटिव सेंस, सॉरी पावरफुल नहीं। एवरेसिव का मीनिंग अभी मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर चलो भाई, अगर इसका मीनिंग भी नहीं पता ना, तो दूसरे वाले से हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में हमको नेगेटिव चाहिए था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है रीएश्योरेंसेस, इसका मतलब होता है मतलब पुनः किसी को आप स्वीकृति देना, रीएश्योर करना। ठीक है, तो उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, जो पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भाई हमसे भी गलती हो जाती है यार, हम भी इंसान है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन। फार फ्रॉम बीइंग merely डैश, हर डिसीजन टू रिजाइन वाज अ कैलकुलेटेड मूव डिजाइन टू डैश हर लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट्स। काफ़ी पॉजिटिव, पॉजिटिव वे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि उसका डिसीजन तो रहने ही दो, लेकिन मतलब डिसीजन तो ठीक था, लेकिन उसका जो
कुछ कैलकुलेटेड मूव ली थी उसने और डिज़ाइन किया कुछ ऐसा जिसने उसके लॉन्ग टर्म करियर के प्रोस्पेक्ट को और काफ़ी ज़्यादा कुछ कर दिया। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ आ रही है। उसका डिसीजन कैसा होगा पहले तुझे बताओ। डिसीजन कभी इम्पल्सिव होगा अगर वो कोई चीज़ पॉजिटिव कर रहा है, मतलब उसका जो लॉन्ग टर्म का कैरियर प्रोस्पेक्ट हो रहा है, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है समृद्ध, मतलब कोई चीज़ अच्छी हो रही है। तो इम्पल्सिव का तो मतलब होता है जल्दबाजी। अगर कोई आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लोगे तो आपका लॉन्ग टर्म का करियर तो अच्छा होगा नहीं। जियोपैडाइज का मतलब होता है कोई चीज़ खतरे में डालना, खतरे में डाली तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड, उसका डिसीजन स्ट्रेटेजिक था, मतलब मतलब प्लान था, काफ़ी स्ट्रेटेजिक मतलब प्लान था, और जिसने उसको फोर्टिफाई का मतलब मजबूत कर दिया, जिसने उसका लॉन्ग टर्म का करियर मजबूत कर दिया। तो ईजिली हो गया यार ये क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, आर्बिट्री मतलब जानबूझ के अंडरमाइन कर दिया, मतलब मतलब कि कोई चीज़ की वैल्यू कम कर दी, तो ऐसा तो कोई सेंस नहीं है। रेकलेस था, नहीं रेकलेस तो नहीं था भाई उसका डिसीजन। रेकलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे, केयरलेस, ठीक है, तो जे नहीं होगा। कैप्रिशियस का मतलब होता है मज़े मज़े में, तो जे भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर्स लेटेस्ट नोवेल दो डैश इन इट्स फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स सफर्स फ्रॉम अ डैश नैरेटिव स्ट्रक्चर दैट कन्फ्यूजेज रीडर्स। देखो पहले में पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे दो लगा पड़ा है, मतलब कुछ ऐसा था लेकिन कुछ बाद में कुछ ऐसा कर दिया जिससे कुछ नेगेटिव चीज़ हो गई। जैसे द ऑथर का जो लेटेस्ट मूव था, दो टैस इन इट्स फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स, मतलब कुछ काफ़ी अच्छा था पहले, ठीक है, लेकिन दूसरे में बता रहा है कि उसमें कुछ ऐसा था जिसने कंफ्यूज कर दिया पढ़ने वालों को। ऑथर कौन होता है? जो बुक लिखते हैं या कुछ लिखता है। तो पहले पॉजिटिव बात है, प्रोफाउंड था। प्रोफाउंड मतलब होता है कि कोई चीज़ गहरी है, मतलब काफ़ी उसमें अच्छी डिटेल्स हैं, प्रोफाउंड है, काफ़ी गहरी चीज़ें लिखी गई हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड पॉजिटिव टर्म होता है, तो जो सही है, प्रोफाउंड फिट हो जाएगा यहाँ पे कि वो फिलोसॉफिकल म्यूजिक्स में, मतलब वो उसमें काफ़ी गहराई में चीज़ें लिखी गई थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी। लेविरिंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जटिल है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, तो उसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट होगा ना जिसने कंफ्यूज कर दिया होगा रीडर्स को, तो वो वही बोल रहा है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, ये बरबोस का मतलब क्या होता है? बरबोस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बड़ा चढ़ा के बताई गई हो, तो ऐसा तो कुछ बोल नहीं है यहाँ पे। ल्यूसिड का भी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत डिटेल में लिखी गई है, प्रोफाउंडली लिखी गई है, ठीक है। सॉरी, ल्यूसिड का मतलब जे नहीं होता, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, ल्यूसिड तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ल्यूसिड तो गलत है। हाँ, पेटेंटियस का मतलब क्या होता है? पेटेंटियस का मतलब होता है कोई चालबाजी, तो चालबाजी की तो कोई बात नहीं लिखी। कोहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो मतलब क्लियर है, कोहेरेंट है, लॉजिकल है, तो जे नहीं आएगा सेकंड में, ठीक है। इसका भाई मतलब मेरे को अभी आ नहीं रहा। और प्रेडिक्टिव टेबल का मतलब होता है कि पहले से प्रिडिक्ट है, मतलब पता है। अगर पहले से पता होता तो वो कंफ्यूज कैसे करता? कभी कभी क्या होता है, हमको एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो ना, तो रुकना नहीं चाहिए, आगे पीछे के वर्ड पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला इसका आंसर है। While the initial response to the policy was dash, subsequent economic data revealed its long-term consequences. While जो होता है ना, वो दो चीज़ें दर्शाता है, या तो पहले पॉजिटिव या फिर बाद में नेगेटिव, या तो पहले नेगेटिव या बाद में फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या है? वाइल द इनिशियल रिस्पॉन्स टू द पॉलिसी वाज डैश, मतलब जो इनिशियल रिस्पॉन्स था पॉलिसी का वो काफ़ी ऐसा रहा, लेकिन जैसे डेटा रिवील हुआ तो उसके लॉन्ग टर्म के कंसिक्वेंसेस दिखे। तो जनरली जो लॉन्ग टर्म के कंसिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम दिखे, तो कुछ नेगेटिव परिणाम की बात कर रहा होगा जी। भाई पहले तो समझ में नहीं आती कोई चीज़, नई नई होती है, जब वो बाद में कोई चीज़ डेटा रिवील करते हैं, कोई चीज़ लॉन्ग टर्म में जब समझ में आती है तब समझ में आता है क्या होती है वो, ठीक है। तो पहले में क्या आ सकता है भाई? पहले में ऑप्टिमिस्टिक आ सकता है, पहले में एंथोस्टेटिक आ सकता है, लेकिन पहले में इंडिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ उदास है, उदास का तो सेंस नहीं। क्रिटिकल, क्रिटिकल आएगा नहीं भाई, क्रिटिकल नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है कि भाई क्रिटिकल था, ऐसा कुछ था नहीं। डिसमिसिव था, डिसमिसिव नहीं था, क्योंकि पहले तो उसको कुछ अच्छे वे में देखा गया होगा, तो पहला एंथोस्टेटिक होगा या फिर पहला ऑप्टिमिस्टिक होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ आएगी, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल आ सकता था, लेकिन पहला जिक्र तो इसलिए कट गया। ट्रिवियल तुच्छ होगा नहीं, फेवरेबल तो होगा नहीं, नेगेटिव है तो। एफिमेरल का मतलब होता है कोई चीज़
मतलब अच्छी है, पॉजिटिव टर्म में आता है ये। मतलब किसी चीज़ के अच्छे इफेक्ट हैं, तो अच्छे तो है नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म के कैसे इफेक्ट होंगे, थोड़े नेगेटिव होंगे, क्योंकि वायर लगा हुआ है तो हमको कंडीशन मैच करवानी है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डिलीटरियस होगा। डिलीटरियस का मतलब क्या होता है सर? हानिकारक। कोई चीज़ मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है किसी चीज़ पे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है डिलीटरियस। तो यही भाई आज का कंटेंट था, ठीक है। तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। बाकी थोड़ा नया नया एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा हो सकता है मेरी साइड से गलतियाँ हो रही हों भाई, तो प्लीज़ उसे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ़ करना भाई उसे। और धीरे धीरे मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा अपने, और ज़्यादा समझाने का वे थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। आप बताना अपना जो है फीडबैक मेरे साथ शेयर करना, ठीक है, ज़रूर उसको मैं याद रख के हुए काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच। यार कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, पता होता है जिससे आप क्या सोच रहे हो आप, तो जेन्युइन कमेंट किया करो। अगर देखो भाई कुछ गलत लग रहा है ना कंटेंट में, तो वो भी बताओ, ठीक है। अगर कुछ सही लग रहा है तो उसे भी बताओ, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।